नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत। शाम के 5 बज गए। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। गैंगस्टर्स का आतंक बढ़ता ही जा रहा है और अब जो ताजा नाम इनके निशाने पर आया है वो है मशहूर सिंगर बी प्रैक। जानकारी के मुताबिक बी प्रैक को लॉरेंस की तरफ से धमकी दी गई है। लॉरेंस गैंग ने धमकी दी है और यह कहा है कि 10 करोड़ रुपए दे दें और कहा गया कि अगर एक हफ्ते में पैसा नहीं मिला तो मिट्टी में मिला देंगे। बी प्रैक के नाम बॉलीवुड में कई यादगार गीत हैं, जिनमें तेरी मिट्टी में मिल जावा तो एक तरह से देशभक्ति का एंथम बन गया था। पेपर को मैसेज लगा देना, 10 करोड़ रुपए चाहिए। सिंगर बी प्रैक को विश्नोई गैंग की धमकी। हेलो, मैं आरजू विश्नोई बोल रहा हूं। 10 करोड़ रुपए दो, नहीं तो मिट्टी में मिला देंगे। एपी ढिल्लो और हनी सिंह जैसे हस्तियों के बाद अब मन भरिया गाने के सिंगर बी प्रैक को लॉरेंस विश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिली है। फोन पर उनसे फिरौती की रकम मांगी गई है, वो भी 10 करोड़ रुपए। जी हाँ, 10 करोड़ रुपए। विश्नोई गैंग की तरफ से ये फोन बी प्रैक को नहीं बल्कि उनके करीबी दोस्त और सिंगर दिलनूर को किया गया। लगातार धमकी भरे फोन आने के बाद सिंगर ने मोहाली में शिकायत दर्ज करवाई। फोन पर कहा गया, हेलो, आरजू विश्नोई बोल रहा हूँ। उसको बी प्रैक को बोल देना कि मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, उसके पास एक हफ्ते का टाइम है। हाँ हेलो, आरजू विश्नोई बोल रहा हूँ। ठीक है, उसको बी प्रैक को मैसेज लगा देना, 10 करोड़ रुपए चाहिए। तेरे पास एक हफ्ते का टाइम है। जिस मर्जी कंट्री में चला जा, जहाँ भी आस पास वाले उसके साथ वाला कोई भी मिल गया ना, ठीक है, नुकसान कर देंगे। यार इसको फेक कॉल मत समझना, ठीक है। मिलके चलेगा, ठीक है, नहीं उसको बोल मिट्टी में मिला देंगे। पिछले कुछ सालों में लॉरेंस विश्नोई गैंग ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई सितारों को निशाना बनाया है, जिसमें विशेष रूप से पंजाबी गायक शामिल हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने के बाद ये गैंग हनी सिंह, एपी ढिल्लो और मनकीरत औलख जैसे कई बड़े सिंगर्स, रैपर और कलाकारों को नुकसान पहुंचाने की धमकियां दे चुका है। अब विश्नोई गैंग के निशाने पर पंजाब के मशहूर सिंगर बी प्रैक आए हैं। पंजाबी गायक दिलनूर को विदेशी नंबर से एक धमकी भरा फोन आया था। इस घटना के बाद उन्होंने मोहाली पुलिस स्टेशन में आधिकारिक शिकायत दर्ज करवाई है। उनकी शिकायत के मुताबिक जिस शख्स ने उन्हें फोन किया था उसने अपना नाम आरजू विश्नोई बताया था और दिलनूर को कहा था कि वो पंजाबी सिंगर बी प्रैक को 10 करोड़ रुपए फिरौती की रकम देने के मैसेज दे दे। बी प्रैक को कह रहे धमकी मिली है, उसमें क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है? मैं अभी बता रहा हूँ, उन्होंने जो है कल ये आई थी जो आप कह रहे हैं, उनकी कंप्लेंट भी दी है, तो उसमें हम एफआईआर रजिस्टर करके जिस नंबर से धमकी आई है उसके ऊपर वर्कआउट करके आगे उसको ट्रेस करने की कोशिश की जाएगी। काफी ज्यादा पैसे मांगे गए हैं, 10 करोड़ के चलो करीब। पैसे तो अब उन्होंने मांगते ही हैं। बी प्रैक कौन है, आपको विस्तार से बताते हैं। मशहूर पंजाबी सिंगर, बॉलीवुड में भी काम करते हैं। असली नाम प्रतीक बच्चन है। पिता वरिंदर बच्चन भी कंपोजर थे। 2019 में तेरी मिट्टी गाने से बॉलीवुड में डेब्यू तेरी मिट्टी एक हिट गाना बना। दर्द भरे और भावनात्मक गानों के लिए लोकप्रिय है। आपको बी प्रैक के कुछ मशहूर गानों के बारे में बताते हैं। तेरी मिट्टी, मन भरिया, किस्मत, पछताओगे, फिलहाल। यानी जिस गायक ने तेरी मिट्टी नाम का हिट गाना दिया है उसे मिट्टी में मिलाने की धमकी दी गई है। आरजू विश्नोई लॉरेंस विश्नोई गैंग का एक नामी गैंगस्टर है और इससे पहले भी कई लोगों को रंगदारी वसूलने के लिए धमकियां दे चुका है। उसके सोशल मीडिया पोस्ट भी अक्सर आते रहते हैं। फिलहाल बी प्रैक को धमकी देने के मामले की जांच जारी है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। कुछ दिन पहले चंडीगढ़ के पास मोहाली में कबड्डी प्रमोटर राणा बलाचौरिया की सबके सामने गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। अब पुलिस ने एनकाउंटर में गैंगस्टर करण को ढेर कर दिया है। बताया जा रहा है कि करण राणा हत्याकांड का मुख्य शूटर था। यह भी सामने आ रहा है कि वो बम्बिहा गैंग से जुड़ा हुआ था। कबड्डी प्रमोटर का सनसनीखेज मर्डर, मोहाली पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। 30 साल का गैंगस्टर एनकाउंटर में ढेर। कबड्डी प्रमोटर राणा बलाचौरिया हत्याकांड में पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। देर रात मोहाली के खरड़ इलाके में पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए मामले में शामिल मुख्य शूटर और कुख्यात गैंगस्टर करण उर्फ डिफॉल्टर को एनकाउंटर के दौरान मार गिराया। 30 साल के राणा बलाचौरिया की पिछले महीने मोहाली के सुहाना में कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान
गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के बाद से पुलिस पर काफी दबाव था और पुलिस लगातार इस मामले में आरोपियों को पकड़ने के लिए जुटी हुई थी। इस हत्या में शामिल मुख्य शूटर और कुख्यात गैंगस्टर करण उर्फ डिफॉल्टर कौन है, आपको बताते हैं। राणा बलाचौरिया हत्याकांड का मुख्य आरोपी बमबिहा गैंग से जुड़ा था। लंबे समय से फरार चल रहा था। करण ने साथी के साथ मिलकर चलाई थी गोली। गोली चलाने के बाद बाइक से भागा। मोहाली पुलिस को उसके मूवमेंट की पुख्ता सूचना मिली थी, जिसके बाद स्पेशल टीम ने इलाके में घेराबंदी की और गैंगस्टर करण को घेर लिया। वहीं खुद को घिरा देख करण ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिस दौरान जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पंजाब पुलिस और एसएसपी मोहाली द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई है। उसमें ये कहा गया है कि करण जिसको गिरफ्तार कर लिया गया था और उसको गिरफ्तारी के बाद कल रात को चेस्ट पेन हुई। जो यहाँ पे क्राइम सेल था खरड़ में, वहाँ से उसको मोहाली किसी हॉस्पिटल में लेके जा रहे थे। फॉग बहुत ज़्यादा थी। गाड़ी जब रुकी तो करण गाड़ी से भाग गया, पुलिस वालों पे हमला करके वहाँ से भाग गया और उसके बाद 5-6 घंटे लगातार जो पुलिस टीम है उसका पीछा करती रही। और इस जगह पे जब पुलिस टीम ने उसको देखा, उसने पुलिस टीम पे फायरिंग शुरू कर दी। हम देख सकते हैं यहाँ पे जो बुलेट मार्क्स हैं वो भी यहाँ पे लगातार तहकीकात की जा रही है, मार्क किए गए हैं ताकि पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर पाए। और उसने 6 से 7 फायर पुलिस पार्टी पे किए और जो पुलिस कर्मी है वो भी इंजर्ड हुए। उसके बाद पुलिस ने रिटेलिएशन में फायर किए और जब फायर किए उसको लगे। और यहाँ पास में, क्योंकि ये एयरपोर्ट रोड है, यहाँ पे बिल्कुल ये स्पॉट है, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, यहाँ एनकाउंटर साइट पे। और यहाँ पे जो पास में हॉस्पिटल था उसके वहाँ पे लेके गए करण को। उसकी मौत होगी, जब इलाज चल रहा था उस टाइम पे मौत होगी। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि जो करण है ये मेन शूटर था और इसने जो पुलिस जब इसको हॉस्पिटल लेके जा रही थी इसने भागने की कोशिश की, भागने में कामयाब भी हो गया। लेकिन उसके बाद जो मोहाली पुलिस की टीम थी वो लगातार इसको चेज कर रही थी। चेज करने के बाद यहाँ पे जब वो पहुंची, उन पुलिस पार्टी ने उसको आइडेंटिफाई किया कि ये वही करण है। और उसके बाद करण ने एकदम पुलिस पार्टी पे फायरिंग स्टार्ट कर दी। और फायरिंग के बाद जब रिटेलिएशन में पंजाब पुलिस ने भी फायरिंग की तो जो मेन शूटर करण है उसकी मौत होगी। तो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार जो पंजाब पुलिस है वो तहकीकात कर रही है और कई अक्यूज जो राणा बलाचौरिया जिसकी हत्या मोहाली में हुई थी, जो कबड्डी प्रमोटर था, कबड्डी प्लेयर था, और उसके बाद पुलिस ने लगातार कई लोगों को गिरफ्तार कर दिया। और उसी केस में जो मेन शूटर है करण, उसका एनकाउंटर कर दिया गया पंजाब पुलिस के द्वारा। हत्याकांड में शामिल 2 आरोपी सुखशेरपाल सिंह उर्फ आकाश और तरनदीप सिंह को पहले से गिरफ्तार किया जा चुका है। कोलकाता में बंगाल पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के साथ संयुक्त ऑपरेशन चलाकर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि एक शूटर आदित्य अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। राणा बलाचौरिया हत्याकांड के तार भारत ही नहीं यूरोप से जुड़े हैं। 15 दिसंबर को पंजाब के मोहाली में हत्या की गई थी, जिसके बाद हत्या की जिम्मेदारी डोनीबल गैंग ने ली थी। मामला गैंगवार और संगठित अपराध से जुड़ा। बताया जा रहा है कि डोनीबल गैंग के कुछ हैंडलर यूरोप में हैं और यूरोप में बैठकर ही गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन को ध्यान में रखते हुए जांच को और तेज कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उधर लखनऊ के केजीएमयू में धर्मांतरण मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि आरोपी डॉक्टर रमीज ने आगरा में पढ़ाई के दौरान इस्लामिक मेडिकोज ग्रुप की एक मैगजीन निकाली थी। इसके जरिए वो वहां पढ़ने वाले लोगों को टारगेट करता था, उनके दिमाग में कट्टरता के बीज बोता था। उससे जुड़ी पूरी खबर आइए आपको दिखाते हैं। धर्मांतरण का डॉक्टर, कट्टरता की किताब। डॉक्टर रमीज की इस्लामिक मेडिकोज। मैगजीन का बहाना, काम कट्टरता फैलाना। लखनऊ की मशहूर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी केजीएमयू का डॉक्टर रमीज
धर्मांतरण के आरोप लगे तो इसे कई दिनों की फरारी के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। एसटीएफ पूरे मामले की जांच कर रही है। डॉक्टर रमीज के अलग अलग शहरों के कनेक्शन भी खंगाले जा रहे हैं। ये सामने आ चुका है कि वो आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ता था और सूत्रों के मुताबिक रमीज से पूछताछ में कई बड़ी बातें सामने आ रही हैं। आगरा में पढ़ाई के दौरान रमीज ने इस्लामिक मेडिकोज नाम से ग्रुप बनाया था। रमीज ने इस्लामिक मेडिकोज ग्रुप की एक मैगजीन भी निकाली थी। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर रमीज इस मैगजीन का प्रयोग धर्मांतरण के लिए उकसाने के लिए करता था। ऐसे छात्रों को खंगाला जाता था जो कट्टर विचार रखते थे। इस मैगजीन में रमीज खुद आर्टिकल लिखता था। ये उसी मैगजीन का कवर पेज है जो रमीज निकालता था। ये 2012 के बैच का है। इस पर अंग्रेजी में लिखा है इस्लामिक मेडिकोज, साथ ही लिखा है कि जिंदगी को रमजान जैसा बना लो तो मौत यकीनन ईद जैसी होगी। कुछ और बातें भी सामने आई हैं। सूत्रों के मुताबिक इस्लामिक मेडिकोज मैगजीन में रमीज के अलावा 11 और लोग भी जुड़े थे। 2012 में रमीज आगरा में पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई के दौरान रमीज कभी हॉस्टल में नहीं रहा, वो एक जूनियर के साथ रहता था। इस मामले में एसटीएफ ने अपनी एक गोपनीय रिपोर्ट सरकार को भेज दी है। केजीएमयू की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी द्वारा वीसी को एसटीएफ से जांच कराने की सिफारिश की गई थी, जिसके बाद एसटीएफ ने ये जांच शुरू की थी। सूत्र बता रहे हैं कि इस्लामिक मेडिकोज नाम की इस मैगजीन के कर्ता धर्ता के तौर पर डॉक्टर रमीज ही था। डॉक्टर रमीज इसमें आर्टिकल्स भी छपवाता था और इसको बंटवाता भी था। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ये मैगजीन 2 ही बार पब्लिश हुई थी, पहला साल 2017 में और उसके बाद साल 2020 में। लेकिन 2 बार पब्लिश हुई इस मैगजीन को उन लोगों को दिया जाता था जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। उन लोगों को समझाया जाता था कि कैसे इस्लाम में आकर के वो यहाँ कुछ बेहतर कर सकते हैं और इस तरह से उनका माइंड वॉश करके उनको धर्मांतरण के लिए कन्विंस किया जाता था। केजीएमयू में धर्मांतरण का ये मामला तब सामने आया जब एक महिला जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर ने रमीजुद्दीन पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने, जबरन गर्भपात कराने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद मामले की जांच शुरू हुई। 18 दिनों तक फरार रहने के बाद आरोपी रमीज को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर के बारे में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो कई बातें सामने आई। रमीज का कनेक्शन दिल्ली धमाके के आरोपी डॉक्टर शाहीन से निकला है। वो डॉक्टर शाहीन से मिला था। शाहीन का भाई परवेज डॉक्टर रमीज के साथ आगरा में पढ़ता था। रमीज के प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से भी संबंध सामने आ रहे हैं। उसके खातों से पैसे के लेन देन का रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक रमीज डॉक्टर्स मॉडल को जाल में फंसाता था। पूजा पाठ में विश्वास न करने वाले उसके असली टारगेट थे। ये भी सामने आ रहा है कि केजीएमयू की रेजिडेंट डॉक्टर के अलावा उसने कुछ दूसरी लड़कियों को भी अपने जाल में फंसाया था। लखनऊ से रणवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात हरिद्वार की। यहाँ हर की पैड़ी पर पोस्टर लग गए हैं। इसमें लिखा है अहिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र, यानी वो जगह जहां अगर आप हिंदू हैं तो ही आ सकते हैं। हर की पैड़ी क्षेत्र की व्यवस्थाएं देखने वाली संस्था गंगा सभा का कहना है कि यह जगह सनातन संस्कृति का आस्था है और इसकी केंद्र है और यहां दूसरे धर्म के लोगों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। हर की पैड़ी पर लग गए पोस्टर, हिंदू नहीं तो प्रवेश निषेध। इस लाल रंग के पोस्टर पर सफेद रंग से लिखा है अहिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र। इसके नीचे छोटे अक्षरों में लिखा है आज्ञा से म्युनिसिपल एक्ट हरिद्वार। इस पोस्टर के हिसाब से अगर आप हिंदू हैं तो आप इस क्षेत्र में आ सकते हैं। जानकारी के मुताबिक ये पोस्टर गंगा सभा की ओर से लगाए गए हैं। गंगा सभा हर की पैड़ी की व्यवस्था की देखरेख करने वाली संस्था है। इन पोस्टरों में म्युनिसिपल एक्ट हरिद्वार का जिक्र किया गया है। गंगा सभा का कहना है कि ये जगह सनातन संस्कृति का आस्था का केंद्र है और यहाँ गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह वर्जित होना चाहिए। इस संबंध में संस्था ने प्रशासन से 1916 के म्युनिसिपल बायलॉज का कड़ाई से पालन कराने की मांग की है। गंगा सभा काफी समय से इस बात को कहती चली आ रही है कि हर की पौड़ी क्षेत्र पर अहिंदू का प्रवेश निषेध है। उन्होंने अपनी बात को जिला प्रशासन को भी अवगत कराया और उत्तराखंड सरकार को भी अवगत कराया और अब आप देख सकते हैं कि हर की पौड़ी क्षेत्र में कुछ बोर्ड लगा दिए गए हैं कि जो यह बता रहे हैं कि इस क्षेत्र में अहिंदू का प्रवेश जो है निषेध है, जो लोगों को जागरूक करने की एक पहल है। गंगा सभा लगातार हरिद्वार के तमाम घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर रोक लगाने की सरकार से मांग कर रही है।
संस्था का तर्क है कि ये मामला धार्मिक आस्था, परंपरा और परिसर की पवित्रता से जुड़ा है और संस्था का कहना है कि प्रशासन को इसमें सहयोग करना चाहिए। इसी को लेकर अब हर की पैड़ी क्षेत्र में बोर्ड और पोस्टर लगाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक गंगा सभा ने कुछ और बड़ी मांगे रखी हैं। ये मांग रखी गई है कि नियम सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू हो। किसी भी गैर हिंदू सरकारी कर्मचारी को यहाँ पर तैनात या प्रवेश न मिले। ये नियम मीडिया कर्मियों पर भी लागू करने की मांग है। देखिए, ये कोई पहल नहीं है, यह केवल और केवल हरिद्वार में पहुंचने वाले समस्त तीर्थयात्रियों, श्रद्धालुओं को और हरिद्वार के समस्त नागरिकों के लिए एक सार्वजनिक सूचना है, जिसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बोर्ड लगाए गए। और निश्चित रूप से यह जानकारी, यह कानून व्यवस्था जो 1916 का म्युनिसिपल एक्ट है, उसके अंतर्गत यहाँ अहिंदू का प्रवेश निषेध है। मुझे लगता है कि इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को थी और यहाँ आने वालों की संख्या अत्यधिक है। अभी हाल ही में हर की पैड़ी पर 2 लड़के अरबी पहनावे में पहुंच गए थे। दोनों को पुलिस ने पकड़ा था। हालांकि बाद में ये पता चला कि इनके नाम नवीन और प्रिंस थे और दोनों रील बनाते हैं और ऐसी ही एक रील बनाने के लिए वो हर की पैड़ी पर पहुंच गए थे। कुछ लड़के भी यहाँ पर आए जिन्होंने मुस्लिम लिबास पहन करके यहाँ पर इस क्षेत्र में विचरण करा और रील बनाई। मुझे लगता है कि उन बच्चों को भी यदि इस क्षेत्र के कानून व्यवस्था नियम की जानकारी होती तो निश्चित रूप से उस प्रकार की घटना यहाँ ना घट पाती। पोस्टरों के पीछे ये भी तर्क दिया जा रहा है कि किसी तरह की शांति भंग ना हो, पैसा कमाने के लिए आस्था से खिलवाड़ ना हो। इसके लिए ऐसे कदम जरूरी हैं। जो इन्होंने यहाँ बोर्ड लगाए हैं बहुत सही लगाए हैं। यहाँ पे गैर हिंदुओं का आना मना ही होना चाहिए। जो सनातन को नहीं मानता वो हम उनकी जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल सही लगाया गंगा सभा वालों ने बोर्ड, बहुत अच्छा कदम है और इस पे हर एक को इस बात का अपने आप ही ध्यान रखना चाहिए। जो जिसकी आस्था उसका ध्यान जरूर रखना। गैर समाज का तो यहाँ मतलब ही नहीं है, गैर हिंदू का तो हिंदू का ही ये तीर्थ स्थान है, हिंदू को ही आना चाहिए। देखना यह है कि प्रवेश को लेकर लगे पोस्टरों के बाद आगे क्या होता है। हरिद्वार प्रशासन और उत्तराखंड सरकार क्या फैसला लेती है, इस पर भी नजर है। हरिद्वार से राहुल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। रेलवे के कर्मचारियों को सेवा के लिए ऐसा सम्मान दिया गया जिसे शर्मनाक के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। यह सामने आ रहा है कि पश्चिम मध्य रेलवे में रिटायर कर्मचारियों को सम्मान में दिया गया चांदी का सिक्का तांबे का निकला। जांच के बाद एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन सवाल है कि क्या जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी सेवा में लगा दी उनके साथ भी ऐसी धांधली? रेलवे से रिटायर कर्मचारियों से धोखा, खोटा निकला चांदी का सिक्का। ये सम्मान है या अपमान है? जरा सोचिए, जिस इंसान ने 35-40 साल देश की सेवा में बिता दिए हों, जिसे रिटायरमेंट के समय सम्मान दिया जाए और वो फर्जी निकल जाए तो क्या होगा? कुछ ऐसा ही हुआ रेलवे से रिटायर कुछ कर्मचारियों के साथ, जिन्हें यादगार के तौर पर चांदी का सिक्का दिया गया। लेकिन जांच की गई तो पता चला कि सिक्का चांदी का नहीं बल्कि तांबे का था। रेलवे अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को सम्मान के तौर पर गोल्ड प्लेटेड चांदी का सिक्का देता है और ये चांदी का सिक्का मेरे हाथ में मौजूद है जिसमें पश्चिम मध्य रेलवे लिखा हुआ है। लेकिन इसी चांदी के सिक्के पर सवाल उठने लगे हैं, इसके खरे होने पर, इसकी शुद्धता पर। दावा किया जा रहा है कि ये 99% शुद्ध है, इस पे हॉलमार्क भी लगा हुआ है। लेकिन जब इसकी जांच कराई जा रही है तो ये पूरी तरीके से शुद्धता के पैमाने पर खरा नहीं है। पश्चिम मध्य रेलवे की ओर से रिटायर्ड कर्मचारियों के सम्मान में दिए गए चांदी के सिक्कों की शुद्धता पर सवाल उठने लगे हैं। ऐसे कुछ कर्मचारियों से हमने बात की जिन्हें रिटायरमेंट के बाद ये सिक्का मिला था। इन लोगों का कहना है कि इस सम्मान की निशानी को परिवार सजाकर रखते हैं, लेकिन धोखे की बात से दुख पहुंचा है। ये सिक्का भी देखें आप, रिटायर जितने रेल कर्मचारी हैं सब अपने
ड्राइंग रूम में सजा के रखते हैं इसको। वो ख़त्म भी हो गए हैं, कई तो पुराने ऐसे हैं उनके बच्चे तक इसको संभाल के रखे हुए हैं। और वो जो लोग मिलने आते हैं उन्हें बताते हैं कि हमारे पापा जी रेलवे में थे, उन्हें रिटायरमेंट पर ये चिन्ह रेलवे ने दिया था। उनको भी जब मालूम पड़ेगा कि ये नकली है मान लो, तो उनको भी संशय होगा। नुसरत जहां जनवरी 2025 में रिटायर हुई, उन्हें भी ये चांदी का सिक्का मिला। उन्होंने बताया कि दावा किया गया कि 99% चांदी है, लेकिन ये दावा खोखला साबित हो रहा है। मैंने 36 साल सेवा करी है, तो ये सम्मान के साथ धोखा है। और जहाँ से भी ये गलती हुई है, जिस कंपनी से ये आया है, सप्लाई हुआ है, उनकी इंक्वायरी होना चाहिए। और रेलवे ने FIR की है तो जरूर इस पे कार्रवाई होगी। बताया जा रहा है कि सिक्कों में 99% चांदी की जगह 99% तांबा पाया गया है। कथित चांदी के सिक्कों में चांदी की मात्रा मात्र 0.23% तक ही पाई गई, जबकि शेष हिस्सा तांबे और अन्य धातुओं का था। पहले ये सिक्के केंद्र सरकार की टकसाल में छपते थे, लेकिन बाद में प्राइवेटाइजेशन के चलते जगह जगह प्राइवेट लोगों को ठेका दिया गया। पहले ये केंद्र सरकार की टकसाल में छपते थे, लेकिन बाद में प्राइवेटाइजेशन के तहत ये जगह जगह टेंडर के जरिए प्राइवेट लोगों को दिए जा रहे हैं, कंपनियों को। उसी का परिणाम ये है। ये अपने आप में एक बड़ा घोटाला है, क्योंकि इसमें पैसे का बड़ा हेरफेर सामने आ रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे में अधिकारी या कर्मचारी के रिटायर होने पर विभाग की ओर से उसे गोल्ड प्लेटेड चांदी का सिक्का दिया जाता है, लेकिन सिक्के से चांदी ही गायब है। कुछ दिन पहले पश्चिम मध्य रेल के ही विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एक गड़बड़ी की सूचना मिली उन्हें, तो उन्होंने यह चांदी के सिक्कों को टेस्ट करवाया, जिसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई। इसके अतिरिक्त अब उनको जो फर्दर जितने भी सिक्के थे उनको सीज किया गया है। उनकी एक जॉइंट जांच कराई जा रही है, जिसकी रिपोर्ट अभी फिलहाल अवेटेड है। चांदी और तांबे की कीमतों में जमीन आसमान का अंतर है। अनुमानित दाम के बारे में बात करें तो भारत में 100 ग्राम चांदी की कीमत करीब 29 से 30 हजार रुपए तक है, जबकि 100 ग्राम तांबे की कीमत मात्र 100 रुपए से 125 रुपए के बीच रहती है। यानी सिर्फ 100 ग्राम चांदी की जगह अगर तांबे का इस्तेमाल किया जाए तो 29 से 30 हजार रुपए का अंतर आ जाएगा। इस मामले की जांच चल रही है। रेलवे ने खुद FIR दर्ज कराई है। इंदौर की एक कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया है। भोपाल में संजीव चौधरी और आकाश द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और इसी रिपोर्ट के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको भारत की उस जगह ले चलेंगे जहां फिलहाल -30 डिग्री तापमान चल रहा है, जो दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह है। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं भारत के बर्फलो। आप दिल्ली जैसे शहरों में 6-7 डिग्री को ठंड मान रहे हैं, उसे झेल रहे हैं, लेकिन सोचिए कि एक ऐसी जगह है जहां सर्दियों में तापमान -30 डिग्री से भी नीचे पहुंच जाता है। करगिल का द्रास भीषण ठंड की चपेट में है। यहां दूध, तेल, पानी सब जम चुका है। द्रास से NDTV की ये खास रिपोर्ट आई, आपको दिखा। भारत का सबसे ठंडा इलाका, दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी बस्ती, -30 डिग्री पर पहुंच गया तापमान। पानी क्या, तेल भी जम गया। भारत में जब सबसे ठंडी जगहों की बात होती है तो ज्यादातर लोग कश्मीर, हिमाचल या सिक्किम का नाम लेते हैं, लेकिन देश में सबसे ठंडी बसी हुई जगहों में से एक भारत के सबसे उत्तरी छोर पर है। बर्फीली हवाएं, चारों ओर बर्फ ही बर्फ और ठंड इतनी कि पेड़ पौधे, नदियां सब जम गया। ये तस्वीरें हैं भारत के द्रास की।
लद्दाख के कारगिल जिले में बसा द्रास न सिर्फ भारत की सबसे ठंडी बस्ती है, बल्कि साइबेरिया के बाद इसे दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी रहने वाली जगह भी माना जाता है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है। भारत का सबसे ठंडा इलाका है द्रास। इसे लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ये कारगिल से 3300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आमतौर पर यहाँ तापमान -20 डिग्री से -25 डिग्री तक पहुँच जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि 1995 में न्यूनतम तापमान -60 डिग्री तक दर्ज किया गया था। भारत का सबसे ठंडा जगह द्रास है और द्रास का सबसे ठंडा जगह दंदलथंग। इस वक्त हम हिंदुस्तान के सबसे ठंडे विलेज दंदलथंग में मौजूद हैं। ठीक आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां पे आपको सफेद चादर ही नजर आएगा और बर्फ से ढकी हुई ये जो गांव है इसे दंदलथंग कहा जाता है। और विंटर के महीने में यानी मौसम सरमा में यहाँ पे टेम्परेचर में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलता है। तो इस जगह की खासियत यह है कि मौसम सरमा में विंटर के महीने में यानी 3 महीने के लिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने के लिए इस गांव में धूप बिल्कुल नहीं खिलती है। उस वजह से ठंड में और भी ज्यादा इजाफा हो जाता है। ठीक मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो जगह है पूरी तरह से जो पानी के लिए पाइपलाइन लाया गया है और ये पाइप पूरी तरह से जम गया है और ये जो इरिगेशन कनाल में जो पानी यहाँ पे फेंका गया है पानी भी पूरी तरह से जम गया है। बर्फीली हवाएं और चारों ओर जमी हुई बर्फ इंसान के साहस और सहन शक्ति की कड़ी परीक्षा लेती है। यहाँ ठंड इस कदर बढ़ जाती है कि पानी, दूध, तेल हर चीज जम जाती है। देख सकते हैं ये एक किराना शॉप है जहां पे जितने भी लिक्विड फॉर्म की जो चीजें हैं, चाहे वो अगर हम तेल की बात करें, आप देख सकते हैं तेल पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है। तेल के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं जो विनेगर है, जो एप्पल साइडर विनेगर है, विनेगर भी पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है। और साथ ही साथ मैं आपको और भी जो चीजें दिखाना चाहूंगा, जो पी मार्का है, जो तेल हम इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में, पी मार्का भी पूरी तरह से जो है जम चुकी है। तो ठंड के कारण ये सारा चीज हुआ है। तो यहाँ पे जो दुकानदार है उनसे जानना चाहेंगे। सर आपका नाम? मोहम्मद अमीन सर। जी, क्या कहेंगे ठंड में अभी कितना इजाफा हुआ है? नियरली -30 चल रहा है सर। अभी चल रहा है -30 रात को सर। दुकान में जो सामान है, साजो सामान है, खासकर जो पानी के फॉर्म में आते हैं, तो उनकी क्या स्थिति है इस वक्त? पूरा आइस बन चुके हैं सर। सारा मिल्क हो, टमाटो प्यूरी हो, रिफाइंड ऑयल हो या पी मार्का हो। अच्छा, ये मिल्क है? मिल्क है सर। ये पूरी तरह फ्रीज हो चुका है? फ्रीज हो चुके हैं सर। देखिए आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है। ये टमाटो प्यूरी है सर। साथ में ये आप देख सकते हैं टमाटो पूरी भी पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी है। टेम्परेचर में गिरावट और बोन चिलिंग कोल्ड आने की वजह से ये भी पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है, आप देख सकते हैं। बताया जाता है कि जनवरी 1995 में द्रास में अब तक का सबसे न्यूनतम तापमान -60 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं अक्टूबर से अप्रैल तक चलने वाली कड़ाके की सर्दी यहाँ रहने वाले लोगों के लिए जीवन को बेहद कठिन बना देती है। वहीं द्रास में स्थित डंडाल थांग एक ऐसी जगह है जहां नवंबर से जनवरी तक यानी लगभग 3 महीनों तक आसपास के पहाड़ों की वजह से गांव में सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती, जिससे वहां के लोगों को लंबे वक्त तक ठंड में ही रहना पड़ता है। हालांकि यहाँ रहना बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण माना जाता है, फिर भी द्रास और आसपास के इलाकों में भीषण सर्दी से बचने के लिए लोग मोटी दीवारों वाले घर बनाते हैं, लकड़ी से जलने वाले चूल्हों का उपयोग करते हैं और गर्म ऊनी कपड़े पहनकर खुद को सुरक्षित रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और 2026 अपने साथ ठंड का कहर लेकर आया है। कहीं कोहरा, बर्फबारी तो कहीं कड़ाके की ठंड से लोगों का बुरा हाल है। अरुणाचल में तो एक जमी हुई झील 2 सैलानियों को निगल गई। आखिर ऐसा क्या हुआ, देखिए। जमी हुई झील में डूबे सैलानी, कैमरे में कैद हुआ लाइव हादसा। बर्फ में फंस गए कई वाहन, तवांग की मौत वाली झील। बर्फ से ढकी झील, चारों ओर पहाड़ और कैमरे में कैद यादें। तवांग घूमने आए सैलानियों के लिए ये सफर यादगार होना था,
लेकिन एक पल की फिसलन ने इसे खौफनाक हादसे में तब्दील कर दिया। अरुणाचल प्रदेश की मशहूर सेला लेक पर जमी ये बर्फ अचानक मौत का कारण बन गई। केरल से आए 2 युवा पर्यटक झील में डूब गए। ये हादसा उस वक्त हुआ जब एक सैलानी जमी हुई झील के पास फिसलकर डूबने लगा। उसे बचाने के लिए दिनू और महादेव बर्फीले पानी में उतर गए, जबकि तीसरा पर्यटक किसी तरह बच निकला। इस दौरान झील की नाजुक बर्फ की परत टूट गई, जिसमें दिनू और महादेव पानी के भीतर समा गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, एसएसबी और एसडीआरएफ ने संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद दिनू का शव बरामद कर लिया गया, जिसे जांग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है। और अब एक ऐसी खबर जिसे देखकर आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आइए सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं और तस्वीरों को आप देखिए। इस बच्चे को देखिए, बगल में मां का शव है, बच्चे की आंख में आंसू हैं और मदद करने वाला कोई नहीं। यह तस्वीर पोस्टमार्टम हाउस की है। बच्चा मां के शव को लेकर अकेला ही पहुंच गया। एचआईवी से मां की मौत हो गई थी और इस कठिन घड़ी में बच्चे के अपनों ने ही उसका साथ छोड़ दिया। मां का शव लेकर पहुंचा 8 साल का बच्चा। मेरी मम्मी का पोस्टमार्टम कर दो। यूपी से आई रुला देने वाली तस्वीर। मां के शव के बगल में रोता रहा बच्चा। उत्तर प्रदेश में एटा से ऐसी हृदय विदारक घटना सामने आई है जो सिर्फ कोई खबर नहीं बल्कि समाज और सिस्टम के लिए आईना है। एक 8 साल का बच्चा अपनी मां के शव को लेकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गया। बच्चे की मां एड्स से पीड़ित थी। जब उनको नहीं बचाया जा सका तो रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया। 8 वर्षीय बेटे ने पोस्टमार्टम समेत अन्य प्रक्रिया पूरी कराई और अंतिम समय में अकेले ही मां का साथ निभाया। बच्चा मां की बगल में बैठकर रोता रहा। हमारी अम्मी में बुखार आता था, फिर एचआईवी से खत्म हो गई और पापा 50 साल में हो गए थे पिछली साल। अच्छा, पिछली साल। आपके घर में कौन कौन है? मैं और मेरी बहन। परिवार में भैया। आपके चचा ताऊ वगैरह? कोई नहीं है, तेरा कोई नहीं है उसमें। अच्छा, क्यों नहीं देते? वो मारना चाहता, जमीन छीनना चाहता है। मम्मी कहाँ भर्ती थी? उस वाले हॉस्पिटल में। ये नई बिल्डिंग बनी है, कब से भर्ती थी? 5 दिन। मां गंभीर तौर पर बीमार थी और उनका इलाज एटा के मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पिता की एचआईवी से मौत के बाद ये बच्चा पूरी तरह अकेला रह गया था। मां के निधन के समय न तो कोई रिश्तेदार उसके साथ आया और न ही कोई परिजन मदद के लिए मौजूद था। मजबूरी में बच्चा ही मां के शव के पास खड़ा रहा और खुद हिम्मत जुटाकर पोस्टमार्टम कराने पहुंच गया। लेकिन पूरा मामला सामने आने के बाद पुलिस आगे आई और अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी पुलिस ने संभाली और साथ ही बच्चे को हर संभव मदद और सुरक्षा का भरोसा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ देख रहा है इंडिया में फिलहाल से बस इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।